नमस्कार दोस्तों बिहार और उत्तर प्रदेश दो ऐसा राज्य है जहां के हर चौथा या पांचवा वोटर बेरोजगार है। बिहार और यूपी, यहाँ के हर तीसरा वोटर किसानी से जुड़ा हुआ है, या तो वो खुद की खेती करता है या खेती मजदूर के तौर पर उसकी जीवन चलती है। और हर दूसरा वोटर इन्हीं दो राज्यों के महंगाई की गिरफ्त में है, और उसमें बहुत बड़ी संख्या महिलाओं की है। राजनीतिक तौर पर यूं तो किसी भी सरकार के लिए यह चुनाव के ऐलान के साथ ही हार की मुनादी हो जानी चाहिए थी, लेकिन जिस तरीके से, जिस अंदाज में इस देश में मीडिया ने सरकार के लिए चकाचौंध को परोसा और खुद सरकार ने इस भारत देश के तमाम संस्थानों का उपयोग अपने चुनाव प्रचार के लिए किया और उसमें अपनी गारंटी शब्द को जोड़कर जिस अंदाज में समूची हिंदी क्षेत्रों में अलग अलग राज्यों के भीतर अपने प्रचार को फैलाया, उसी के वजह से लगने लगा कि अब चुनाव में बहुत मुश्किल है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस गारंटी के साथ अपनी हैट्रिक का जिक्र कर रहे हैं वो हैट्रिक ना लगे। लेकिन चुनाव के ठीक मझधार के बीच खड़े होकर जब प्रधानमंत्री जिन बातों का जिक्र करने लगे, उनके कैबिनेट मिनिस्टर जिन बातों का जिक्र करने लगे, उसका असर इतना व्यापक हो गया कि सिर्फ बिहार उत्तर प्रदेश की 120 लोकसभा सीटों में, जहां पिछले 2019 के लोकसभा चुनाव में सेंचुरी ठोक दी गई, एक ही झटके में अब हाफ सेंचुरी पे आने की स्थिति में भी भारतीय जनता पार्टी नहीं है। क्या सब कुछ एक ही झटके में हो रहा है या फिर इसकी वजह कुछ और है? और इसकी दूसरी ओर अगर देखेंगे तो कांग्रेस, जिसका अपना संगठन बिहार और उत्तर प्रदेश में नहीं है, उसको यह बात पता है कि वहां के छत्रकों के साथ खड़े होकर ही 2024 में चुनाव प्रचार किया जा सकता है। तो उधर बिहार में तेजस्वी यादव है और उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव है, तो इनके साथ मिलकर चुनाव प्रचार की मुनादी, इनसे मिलकर अपने कार्यक्रम में राहुल ने इनकी मुनादी कर दी। लेकिन सवाल आज इन सब से हट करके कि सामान्य तौर पर जब चुनाव के बीच में कभी भी कोई यह ऐलान करता नहीं है कि अब हम शपथ लेने जा रहे हैं, सरकार हमारी बनेगी, और मोदी सरकार जो बीते करीब 10 सालों में सत्ता में थी, अब वह फिसलती हुई चली जा रही है। और इस बात का जिक्र कोई दूसरा व्यक्ति नहीं बल्कि अगर राहुल गांधी खुलेआम खुले तौर पर यह कहे कि 4 जून को हम सरकार बनाएंगे और 15 अगस्त तक इस भारत देश में करीब 30 लाख नौकरियां जो सरकारी है उसमें बहाली का कामकाज जो है शुरू हो जाएगा। तो ऐसे में इतनी ताकत एक ही झटके में राहुल गांधी के पास कैसे पहुंच गई? और क्या सच में इस भारत देश के भीतर दक्षिण का दरवाजा बंद होने की स्थितियां चुनाव के ठीक भीतर जब नजर आ रही है, तो उसमें उत्तर भारत और हिंदी क्षेत्र एक बहुत बड़ी ताकत के साथ न केवल भारतीय जनता पार्टी बल्कि आरएसएस की विचारधारा को लेकर के राजनीति सालते हुए खड़ी है। और वही ताकत कमोबेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, वही ताकत भारत देश के गृह मंत्री अमित शाह की, जो कि चाणक्य की भूमिका में रहना चाहते हैं, उनकी बिसात के ऊपर। लेकिन यह बिसात जो है डगमगाने लगी है। अगर आप राज्य दर राज्य करके देखेंगे तो यह बिसात जब डगमगा रही है तो इसका सीधा सीधा आकलन हर कोई कर रहा है। और शायद यह पहली बार है जब खुले तौर पर खुलेआम राहुल गांधी यह कहने से चूक नहीं रहे कि 4 जून को हमारी सरकार देश में बनेगी, यानी इंडिया की सरकार शपथ लेगी। नरेंद्र मोदी के हाथ से चुनाव निकल रहा है, वो स्लिप कर रहे हैं और हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। 4 जून को इंडिया गठबंधन की सरकार आ रही है। 15 अगस्त तक भर्ती भरोसा स्कीम में 30 लाख युवाओं को रोजगार देने का काम। पीछे का वजह क्या है? इतनी सागोई के साथ राहुल गांधी अपनी सरकार के आने का ऐलान कैसे कर सकते हैं? ये सारे सवाल हर किसी के मन में होना चाहिए। लेकिन इस भारत देश के भीतर नरेंद्र मोदी सरकार की उपलब्धियां या उनके 10 साल के कामकाज अगर चुनावी मुद्दा नहीं है, और चुनावी मुद्दा अगर देश की जनता के साथ जुड़े हुए मुद्दे हैं, जिन सारे मुद्दे को कोई दूसरा व्यक्ति नहीं बल्कि खुद देश की जनता उठा रही है, और उस जनता के हाथों में पहली बार कांग्रेस अपने मैनिफेस्टो को जिस तर्ज पर, जिस अंदाज में बांट रही है, वो चौंकाने वाला है। इससे पहले ऐसी परिस्थिति कभी भी देश में नहीं आई थी। गांव गांव में एक पन्ने का मैनिफेस्टो घर घर पहुंचाया जा रहा है। ये घर घर में ये पर्चा बांटा जा रहा है। एक छोटा सा
हिस्सा रहता है पीछे भी, जिसमें नाम पता लिखना रहता है, जिसमें गांव गांव के भीतर क्या सच में इतनी शिक्षा है कि वो इस पे लिख पाएंगे? आपको इस बात को जान करके हैरानी होगी कि कई गांव में, खासतौर पर बिहार, उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, पंजाब, इन सारे जगहों पर बाकायदा कांग्रेस के कार्यकर्ता गांव में बैठ करके उस फॉर्म को भरा रहे हैं, क्योंकि उस फॉर्म के ऊपर में बाकायदा सारी चीजों का जिक्र किया गया कि क्या क्या आपको मिलेगा, और बहुत ही बारीकी तरीके से उसको समझाया गया किस किस न्याय का जिक्र हो रहा है। अगर ध्यान देंगे तो इस तरह के पर्चा जो है पंजाब में पहली बार कैप्टन ने भी बांटा था। जब पहली बार ऐसा लग रहा था कि आम आदमी पार्टी को कि वह चुनाव जीत जाएगी, कैप्टन ने बाकायदा इसी तरीके से एक फॉर्म निकाला था और उसमें लिखा कि रोजगार देंगे, लेकिन रोजगार दिया नहीं दिया वो अलग सवाल है, लेकिन इसका असर उस टाइम में ये हुआ कि कैप्टन उस टाइम में चुनाव जीत गए। और दूसरी बार जो है जब आम आदमी पार्टी पंजाब के भीतर सत्ता में आई तो उसने यही तरीका निकाला। और अब जो है कांग्रेस लोकसभा चुनाव के भीतर, अगर इस भारत देश के गांव में, ग्रामीण क्षेत्रों के भीतर, पंचायतों तक में इस तरीके के फॉर्म को वो बांटने की स्थिति में जब आ गई है, तो सच्चाई क्या है इसके पीछे का? सच्चाई बहुत साफ तौर पर इन सारे मुद्दों के आश्रय समझा जा सकता है कि देश के युवाओं के पास बेरोजगारी के अलावा कुछ भी नहीं है। और बेरोजगारी की स्थिति कितनी विकट है, ये सारे सवाल झारखंड जैसी जगह में वहां पर पहुंची वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से पूछा गया कि बेरोजगारी को लेकर के आपने किया क्या है। आपको इस बात को जानकर हैरानी होगी कि इन सारे सवालों के जवाब में इस भारत देश में सरकार की कैबिनेट मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण कहती है कि सरकार के पास कोई डाटा ही नहीं है जिसमें वह यह बात बता पाए कि रोजगार कितना, बेरोजगारी की स्थिति कितनी है। जरा देख लीजिए इसको भी। रोजगार के विषय में मैं स्पष्ट करना चाह रही हूँ, किसी के हाथ में डेटा नहीं है। जो एम्प्लॉयमेंट के ऊपर डेटा है तो पूरे दुनिया का जो डेटा होना चाहिए वो नहीं मिलता। फॉर्मल सेक्टर में थोड़ा डेटा है, इनफॉर्मल सेक्टर में थोड़ा डेटा है, इसीलिए जो एनेक्डोटली सुनने में आ रहे वो लगातार उसको सामने कर। दरअसल कांग्रेस के मैनिफेस्टो ने गांव गांव में उन सारे सवालों को जन्म दे दिया जिन सारे सवालों पर नरेंद्र मोदी सरकार खामोश रहना चाहती। वो नहीं चाहती है कि मनरेगा का मजदूर हो या फिर किसानों के सामने न्यूनतम समर्थन मूल्य का जिक्र हो या फिर गरीब महिलाओं के सामने सीधे बैंक में ट्रांसफर के पैसे कैसे आएंगे, इन सारे सवालों का जवाब न। और देश के नौजवानों के सामने अपने रोजगारों को लेकर कोई अंधेरे के अलावा कुछ उसके सामने दिखाई कुछ न दे रहा हो, तो ऐसे में कोई अगर ये सारे सवालों को उठाकर सत्ता में आने के बाद इसको देने का जिक्र अगर कर रहा है तो एक ही झटके में वह वोट दे या फिर ना दे, लेकिन वो सवाल जरूर करने लगा। और इन सारे सवालों से रूबरू होती हुई मौजूदा सरकार के सामने जवाब नहीं। जवाब इसलिए भी नहीं है क्योंकि उसने जो कुछ भी किया उसका इतना ज्यादा प्रचार सरकारी माध्यमों के जरिए और इस भारत देश के मेन स्ट्रीम मीडिया, जिसको गोदी मीडिया के तौर पर भी देश में जाना जाता है, उसने बाखूबी बहुत फैलाया, खूब फैलाया हर बात को। जब बात फैलाते फैलाते बात गांव स्तर तक पहुंच गई, पंचायत स्तर तक पहुंच गई, उनके पास जब मैनिफेस्टो हाथ में लगी तो तुलना करने लगे कि जिन बातों का जिक्र मोदी सरकार कर रही है उन बातों का जिक्र से आगे निकल करके अगर मैनिफेस्टो कांग्रेस का बता रहा है और इस बात का भी जिक्र कर रहा है कि अभी आपकी हथेली खाली है, हम सरकार में आएंगे तो हम आपका पूरा हाथ जो है भर जाएगा। और यही वह कमोबेश परिस्थिति है जिसने देश की जनता के मुद्दों को धरातल पे ला दिया। और इसके दायरे में बिहार, उत्तर प्रदेश का जिक्र अब इसलिए भी जरूरी है क्योंकि यहाँ की जो बेरोजगारी की जो परिस्थिति को बाखूबी हर कोई इसको समझ रहा, जान रहा है। और शायद इसीलिए राहुल गांधी अब अपना संबोधन युवाओं के नाम कर रहे हैं। और बिहार, यूपी की तो 120 सीटें जो हैं, अगर उसको आप समझें तो वहां पर उत्तर प्रदेश में करीब 36 सीटों पर वोटिंग हो चुकी है, 54 सीटों पर अभी भी वोटिंग बची हुई है। बिहार में 14 सीटों पर वोटिंग हो चुकी है, 26 सीटों पे अभी भी बची हुई है। लेकिन जो 40 बिहार यूपी की है जहां पर वोटिंग हुई है, उस 39 में से 20 सीटों में भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किल है।
इसीलिए अगर ओवरऑल चुनाव को देखे समझे तो जो 120 सीट दोनों राज्यों की है वहां पर पिछली बार सेंचुरी ठोक दी गई थी, लेकिन इस बार दोनों राज्यों को मिला करके करीब 50 सीटें पहुंचेगी बीजेपी या फिर नहीं पहुंचेगी, ये बहुत बड़ा सवाल है। शायद यही कारण है कि अब अपने हाथ में खुद प्रधानमंत्री मोदी कमान संभालना चाहते हैं और यह भी देश में पहली बार होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पटना में रात बिताए। 12 मई को वो पटना में रोड शो करेंगे और उस रोड शो को हाई कोर्ट में अंबेडकर की मूर्ति है वहां से शुरू करके गांधी मैदान के पास जहां पर जेपी गोलंबर कहलाता है वहां तक वो रोड शो करेंगे और पूरी रात उसके बाद वो वापस दिल्ली नहीं जाएंगे, वो वहीं पटने में रहेंगे और अगले दिन यानी 13 तारीख को वो हाजीपुर पहुंचेंगे जहां पर चिराग पासवान चुनाव लड़ रहे हैं, सारण पहुंचेंगे जहां पर राजीव प्रताप रूडी हैं लेकिन उनके सामने रोहिणी आचार्य हैं जो लालू प्रसाद यादव की बेटी हैं, उसके बाद मुजफ्फरपुर जाएंगे। मुजफ्फरपुर की राजनीति पहचान तो बार बार जॉर्ज फर्नांडिस से जुड़ती है, वो जेल में थे और चुनाव जेल में रहते हुए जीत गए। और मुजफ्फरपुर को लेकर के वहां के विकास को लेकर के जिन सारे सवालों को नरेंद्र मोदी सरकार ने पावर सेक्टर के लिए या फिर वहां पर शुगर मिल के लिए, चीनी मिल के लिए उठाया, वो तमाम चीजें इस दौर में धराशायी हो गई। यानी राजनीतिक तौर पर अब पाबंद लगाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुजफ्फरपुर में भी जरूरत है और इस नब्ज को उत्तर प्रदेश और बिहार और उत्तर प्रदेश के भीतर कल जो है राहुल गांधी आपको अखिलेश यादव के साथ रैली करते हुए दिखाई पड़ेंगे, अगले ही हफ्ते तेजस्वी के साथ दिखाई देंगे। वह युवाओं की नब्ज को कैसे पकड़ रहे हैं, आज उन्होंने जो छोटा सा एक वीडियो क्लिप बनाया उसको जब जारी किया तो देश के युवाओं को संबोधित किया और इस बात का खुलेआम जिक्र किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपको भटकाएंगे लेकिन आप भटके नहीं क्योंकि हमारी सरकार आ रही है। उस पूरे हिस्से को एक बार देख लीजिए आप। देश के युवा नरेंद्र मोदी के हाथ से चुनाव निकल रहा है, वो स्लिप कर रहे हैं और हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। उन्होंने डिसीजन ले लिया है कि अगले 4-5 दिन में आपके ध्यान को भटकाना है, कुछ ना कुछ ड्रामा करना है। आपके ध्यान को भटकना नहीं चाहिए। बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। नरेंद्र मोदी जी ने आपको कहा था कि 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, झूठ बोला, नोटबंदी की, गलत जीएसटी लागू की और सारा का सारा काम अदानी जैसे लोगों के लिए किया है। हम भर्ती भरोसा स्कीम ला रहे हैं। 4 जून को इंडिया गठबंधन की सरकार आ रही है। 15 अगस्त तक भर्ती भरोसा स्कीम में 30 लाख युवाओं को रोजगार देने का काम शुरू हो जाएगा। सवाल फिर से वही, क्या राहुल गांधी के पास इतनी ताकत और जीत को लेकर के इतना उम्मीद भरोसा कैसे आ गया? दरअसल पहले 3 चरणों में एक संकेत दिए कि कर्नाटक, महाराष्ट्र और राजस्थान यहां पर जो है बहुत बड़ी संख्या में इंडिया गठबंधन की जीत तय है। उसमें कांग्रेस की भागीदारी बड़ी है, खासतौर पर राजस्थान और कर्नाटक के भीतर। महाराष्ट्र में अपने तौर पर उद्धव ठाकरे और एनसीपी के प्रति जो है भावनात्मक तौर पर वहां पर वोटर उनसे जुड़ गए क्योंकि उनकी पार्टियों को तोड़ा गया है। और अपने भाषणों में उद्धव ठाकरे यह कहने से चूक ही नहीं रहे हैं कि चोरी तो बहुत तरीके से देखी मैंने और पहली बार ये डकैती ऐसी हुई जिसमें उनके पिता के नाम को ही चुरा लिया गया। और वहीं दूसरी ओर शरद पवार की जेब में हाथ डालकर उनकी घड़ी को निकाल लिया गया। और उसके बाद के सिलसिले को समझने की, बताने की जरूरत नहीं क्योंकि इन 3 राज्यों के बाद बड़ा असर जो उत्तर प्रदेश और बिहार का दिशा में आगे बात कर रहे हैं उसमें तीसरे चरण में जो संकेत दिए, खास तौर पर 10 सीट उत्तर प्रदेश के लोकसभा की सीट और जो 5 सीट बिहार की, वो तमाम जगहों पर बहुत बड़ा मैसेज निकल के आ रहा है। इसीलिए अगर आप ध्यान देंगे कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 16 सीटों, लोकसभा सीटों में से कितने सीट भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, यह भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किल सवाल है। बहुत बड़ी बात यह है कि उत्तर प्रदेश के भीतर जो राजनीति धीरे धीरे करके आगे बढ़ रही है वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम से ज्यादा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नाम के सहारे आ चल रही है। तो उसकी बहुत बड़ा कारण महिलाएं और महिलाओं की सुरक्षा का आलम है उत्तर प्रदेश में। वह मुद्दा जरूर है लेकिन प्रधानमंत्रियों की उपलब्धियों का खाचा इन दोनों राज्यों से गायब हो चुका है। अब सवाल है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पटना में रात बिताए 12 मई को,
युवाओं को संबोधित करें, युवाओं को साथ लेकर के चलने का वादा करें, रोजगार देने की परिस्थितियों का वादा करें, लेकिन इन सब के बीच का सच क्या होता है? ये बड़ा मुश्किल सवाल इसलिए भी क्योंकि इन बातों को लेकर जो है वित्त मंत्री यानी भारत देश के फाइनेंस मिनिस्टर जब ये बात कहती है कि देखिए प्रधानमंत्री ने 10 लाख नौकरियां एक साल में दी, उधर राहुल गांधी कहते हैं कि आपसे तो साल भर में 2 करोड़ नौकरियों को देने का वादा था और जिक्र 10 लाख का हो रहा है। लेकिन उसके साथ साथ जिन बातों का जिक्र फाइनेंस मिनिस्टर, चाहे वो मुद्रा योजना हो, चाहे वह रेडी पटरी वाले हो, चाहे वह स्टार्टअप हो, चाहे वह सिडवी हो, मतलब इन सारे बातों का जिक्र जब कर रहे हैं तो एक ही झटके में देश के युवाओं को ये बात याद आने लगा कि पकौड़ा तो यही तलवाते थे। यानी घाव पर मरहम लगाने के पहले जो नमक छिड़कने की जो राजनीति थी, चुनाव से ठीक पहले जो मुद्दे उभर कर आ रहे हैं, उसने देश के युवाओं के भीतर और अलग अलग तबकों के भीतर सवाल उठा दिया। इसको जवाब दे पाने की स्थिति में क्यों वर्तमान सरकार नहीं है? फाइनेंस मिनिस्टर से जब झारखंड के भीतर ये सवाल पूछा गया तो जवाब सुन लीजिए कैसा दिया। पिछले 12 महीने में क्या माननीय प्रधानमंत्री जी रोजगार मेला के द्वारा 10 लाख लोगों को उनका अपॉइंटमेंट चिट्ठी उनके हाथ में दिलाया नहीं है? जो पीएम मुद्रा लोन के द्वारा छोटे छोटे उनके अपने जॉब चलाने वाले उनको लोन के द्वारा उनको बिजनेस आगे बढ़ाने के लिए मदद जो मिलता है वो उनके एम्प्लॉयमेंट के लिए नहीं है? सेल्फ एम्प्लॉयमेंट क्यों ना हो? ऐसे ही रेडी पटरी वाले में जो गवर्नमेंट गारंटी के साथ लोन मिलता है वो उनका अपना चलाते हैं, उनके साथ कोई और भी एम्प्लॉयमेंट में रहते हैं, वो एम्प्लॉयमेंट नहीं है। स्टार्टअप में आज 1 लाख से ज्यादा स्टार्टअप रजिस्टर्ड है, उनको कुछ ना कुछ बैंक के व्यवस्था के द्वारा और सिडबी में फंड्स के द्वारा जो हेल्प हम कर रहे हैं वो स्टार्टअप चलाने वाले का भी वो खुद बैठकर चला नहीं पाएंगे, उनके साथ कोई और का एम्प्लॉयमेंट भी होता है, वो एम्प्लॉयमेंट। सारे बातों को सुन करके कोई भी पूछ सकता है कि सच में नरेंद्र मोदी सरकार के पास इस भारत देश के वोटरों को बताने के लिए अपनी उपलब्धियों में कुछ भी नहीं बचा है क्या? क्योंकि जिस अंदाज में जिन बातों को देश ने वित्त मंत्री तक रख रही है, इसमें कोई दूसरा मंत्री इसके बाद जो है लोगों से जुड़े हुए मुद्दों का जवाब कैसे देगा? और यही मुश्किल हालात सबसे बड़ी होती चली जा रही है और सहयोग से इसका दायरा कोई दूसरा नहीं, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल ही बड़ा कर दिया था जब ब्लैक मनी का जिक्र किया। यानी इस भारत देश के भीतर काला धन है और उस काले धन को लेकर के उन्होंने अंबानी अडानी तक का जिक्र कर दिया। सवाल पहली बार देश में यह इस देश के भीतर उठ रहा है कि जिन सारे मुद्दों के आसरे सरकार सत्ता में आई थी वह सारे मुद्दे भी इस दौर में भुला दिए गए हैं। जिन सारे मुद्दों को उठाते हुए 2014 और 2019 में गीत गाए गए वही सारे मुद्दे सरकार के गले की फांस बन गई है। चाहे वह नोटबंदी से उभरे हुए अनऑर्गेनाइज सेक्टर के सवाल हो जिसने बेरोजगारी और पैसे की कमी ग्रामीण क्षेत्रों में भरपूर पैदा कर दिया। जीएसटी किसने इस देश के छोटे व्यापारियों को और इस भारत देश में व्यापार से जुड़े कामकाज पर पूरा असर दिया। इसी दौर में जिस तरीके से जिस अंदाज में नौकरशाही का करप्शन एक ऑर्गेनाइज्ड वे में सामने देश के आने लगा, उसने एक ही झटके में इस भारत देश के भीतर में ऑर्गेनाइज्ड क्राइम क्या होता है यह इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए सामने रख दिया। यानी आप ध्यान देंगे तो हर कदम के ऊपर जिन सारे मुद्दों को लेकर 2014 से नरेंद्र मोदी सरकार देश में काम करती रही उसका जवाब देने के लिए कोई दूसरा चेहरा इन 10 सालों में बचा ही नहीं। कोई कैबिनेट मिनिस्टर जवाब देने की स्थिति में नहीं है। निर्मला सीतारमण जवाब इसलिए दे रही हैं क्योंकि उन्होंने कहा कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगी। शुरुआत में आप ध्यान देंगे तो उनका नाम डाल दिया गया था, उन्हें चुनाव लड़ना है, उन्होंने हाथ पीछे खींच ली और कहा मैं चुनाव नहीं लड़ पाऊंगी, मुझे चुनाव लड़ने की हुनर नहीं आता, बहुत मुश्किल होता है ये सर, जितना बहुत पैसा चाहिए मेरे पास नहीं है। लेकिन उसी फाइनेंस मिनिस्टर के नाक तले जब इलेक्टोरल बॉन्ड का कच्चा चिट्ठा खुला तो पता चला 8,000 करोड़ से ज्यादा तो भारतीय जनता पार्टी के खाते में वो पैसा गया। इसके अलावे अलग अलग माध्यमों से पैसा गया।
तो जो चुनाव नहीं लड़ सकता है, यानी जिसकी अपनी राजनीतिक जमीन बिल्कुल भी नहीं है, वो सरकार के कामकाज का जवाब कैसे देगा? और इसी दौर में जो जवाब दे सकते थे और जिनकी राजनीतिक जमीन थी, उनको एक एक करके हाशिए पे लाकर खत्म कर दिया गया है। और देश में धीरे धीरे एक ही चेहरा बचा। उस चेहरे के सामने बहुत बड़ा सवाल तब आ गया जब ये अब लगने लगा कि अब मेरे चेहरे का आसरे बता नहीं वोट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। अगर नहीं मिल रहा है तो अब मुझे हर दाव को खेलना पड़ेगा। इसीलिए हर दाव को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दौर में चलना शुरू कर दिया। और यह वो परिस्थिति थी जिसके भीतर ये बात निकलते निकलते ब्लैक मनी और अंबानी अडानी तक का जिक्र करने से खुद प्रधानमंत्री नहीं चुके, जो 10 साल में एक बार भी इन दोनों नामों से बचते रहे। इन सब के बावजूद भी कि उनकी कंपनियों के ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर, खुद अंबानी की कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर चस्पा हुआ। और दुनिया भर के भीतर इस भारत देश के जो प्रधानमंत्री की जो यात्रा होती है, जिन जिन देशों में वो गए, वहां अडानी के बिजनेस का विस्तार कराने की दिशा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके भी एम्बेसडर बनते हुए दिखाई देने लगे। जो खुला आरोप विपक्ष ने लगाया, आंकड़ों के साथ लगाया, फैक्ट के साथ लगाया। और शायद इसीलिए प्रधानमंत्री ने जैसे ही नाम लिया तो जिस तरीके से राहुल गांधी ने खुल करके कहा, ईडी कहां, सीबीआई कहां, इस भारत देश के भीतर इकोनॉमी ऑफेंस अगर होता है तो उसकी जांच की जाती है। अगर इकोनॉमिक ऑफेंस हो रहा है, ब्लैक मनी देश के भीतर है और ब्लैक मनी के माध्यम अगर हवाला भी होते हैं, अलग अलग माध्यमों के जरिए होता है, तो आपकी जांच एजेंसियां काम क्यों नहीं कर रही है? ये सारे सवाल सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कटघरे में खड़ा करके राहुल गांधी ने कल पूछा। मोदी जी थोड़ा सा घबरा गए क्या? नॉर्मली आप खबरों में अदानी जी अंबानी जी की बात करते हो, पहली बार आपने पब्लिक में अदानी अंबानी बोला। और आपको ये भी मालूम कि ये टेम्पो में पैसा देते हैं, क्या ये आपका पर्सनल एक्सपीरियंस है क्या? एक काम कीजिए, सीबीआई ईडी को इनके पास भेजिए ना, पूरी जानकारी करिए, इंक्वायरी कराइए, जल्दी से जल्दी कराइए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हड़बड़ाहट ने राहुल गांधी को ताकत दे दिया और अपने जीत का भरोसा दिला दिया। या फिर इस दौर में देश की जनता ने जिन सारे मुद्दों को उठाया और जिन मुद्दों के आसरे वो वोटिंग कर रही है, उसके भरोसे, अपने भीतर भरोसे जीत का क्या राहुल गांधी का जाग गया? या फिर इन सब से हट करके पहली बार जो है ये सारे सवाल इस देश में बड़ा हो गया कि कोई भी सरकार अगर 10 साल सत्ता संभालने के बाद भी किसी एक मुद्दे के ऊपर खुले तौर पर यह कह पाने की स्थिति में ना हो कि उसने किस तरीके की राहत और रियायत भारत देश में वोटरों को दी है, और अलग अलग समुदाय और अलग अलग जातीय समीकरण और अलग अलग मुद्दों के आश्रय होने वाले देश में वोटों के ध्रुवीकरण का रास्ता भी इस दौर में भारतीय जनता पार्टी के लिए अगर बंद हो गया है और उनके पास सिर्फ एक ही चेहरा है, एक ही व्यक्ति है, उसी व्यक्ति का कामकाज है, उसी चेहरे के जरिए पार्टी की पहचान है, तो क्या ऐसे में एक जबरदस्त तरीके से ऐसी त्रासदी में भारतीय जनता पार्टी फंस चुकी है, जहां पर उसके भीतर भी यह सारे सवाल है कि अगर 2024 के चुनाव में जिस चेहरे के आसरे वह आगे बढ़ रहे हैं, अगर वह देश की जनता के लपेटे में फंस गया तो वह फिर भारतीय जनता पार्टी किस गर्त में जाएगी, उसकी केवल कल्पना की जा सकती है। और केवल यही डराने की परिस्थिति जो है कमोबेश भारतीय जनता पार्टी के भीतर के अलग अलग जेबों में सुनाई देने लगी है। और ये अलग अलग जेब आरएसएस से भी जुड़ते हैं, नरेंद्र मोदी सरकार के कैबिनेट फाइनेंस मिनिस्टर से भी जुड़ते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर से जुड़ते हैं। इस देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिन राज्यों में वहां के छत्रकों से भी जुड़ते हैं। और यह कैसे असर डाल रहे हैं 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को ही बीजेपी के खिलाफ खड़ा करके, इस पर चर्चा तो होगी, लेकिन यह सारे वह ताकत है जो भारतीय जनता पार्टी को हरा भी रही है और सामने वाले को नई ताकत भी दे रही है। और यही कारण है कि इन तमाम परिस्थितियों में पहली बार देश में चुनाव के समय भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के बड़ा कद्दावर नेता, भारतीय जनता पार्टी के छत्रकों की पहचान पाए हुए नेता, भारतीय जनता पार्टी के पीछे खड़ी आरएसएस की पूरी फौज सब गायब है। और इस दौर में शायद इसीलिए जो है तो 4 जून 2024 को सरकार बन रही है, इसका जिक्र करने से राहुल गांधी चूक ही नहीं रहे।
देखते रहिए। मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।